हाय फ्रेंड्स, चलिए लास्ट यूनिट की तरफ हम आ गए। यूनिट नंबर 6, एमर्जिंग हॉरिजॉन्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। चलिए वन बाय वन करके हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर दो पार्ट है। फ्यूचर स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फ्यूचर रोल ऑफ पर्सनल मैनेजर। फ्यूचर स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें क्या, इट्स स्कोप हैज बीन चेंज फ्रॉम लेबर रिलेशन टू पर्सनल मैनेजमेंट एंड रिसेंटली टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसमें बता रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कैसा स्कोप धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। कि पहले वर्कर से रिलेटेड था, अब ये मैनेजर से रिलेटेड आ गया। अब रिसेंटली क्या हो रहा है, इसका एक अलग से डिपार्टमेंट ही बना दिया। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सम ऑफ द चैलेंजेस, क्योंकि इंक्रीज इन ऑटोमेशन एंड कंप्यूटराइजेशन, की ऑटोमेशन बहुत ज्यादा आ चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ चुकी है, जिसके कारण मिडिल लेवल डिक्रीज हो चुका है। लोअर या हायर में इंप्लॉयज होते हैं सबसे ज्यादा, मिडिल में कम होते हैं। द एजुकेशन लेवल हैज बीन इंक्रीज्ड इन द रिसेंट पास्ट। इसमें ये कहना चाह रहा है कि आजकल एजुकेशन का लोगों का पता ही नहीं, इतने हाई लेवल पे चली गई है। पहले जैसे ग्रेड्स हैं, बहुत कम आते थे, लेकिन आजकल 95% नॉर्मल आ गया है। गवर्नमेंट हैज प्रिपेयर्ड लेजिस्लेशन फॉर द पर्सनल बॉडीज। गवर्नमेंट ने काफी लॉ ले आई है अपनी इन चीजों पे। टू एस्टेब्लिश अ गुड वर्किंग स्टैंडर्ड एंड न्यू वर्क एथिक्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड, कि इसके लिए काफी एथिक्स आ गए हैं, काफी लॉज आ गए हैं। पर्सनल लिंक्ड कंपनसेशन हैज टू बी डेवलप्ड, कि पहले क्या था कि जो वर्कर आया उनको टाइम पे दे दी, या जितनी यूनिट्स बनाई उसके अकॉर्डिंग दे दी। लेकिन आजकल क्या आ रहा है, इंसेंटिव प्लान्स आ रहे हैं कि आप इतना काम कीजिए, अगर आप इससे ज्यादा करते हो तो आपको नॉर्मल से ज्यादा वेजेस पे होगी। उससे क्या, तो अब ये नॉर्मल से ज्यादा वेजेस पे करने के लिए, ताकि वर्कर के मन में ये ना रहे कि हमारे मालिक ने हमारी यूनिट्स कम गिनी है, तो उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया। एक एक टाइप उनके सामने दिखा देते कि ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, आपके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके काम करेगा। चलिए नेक्स्ट, फ्यूचर रोल ऑफ पर्सनल मैनेजर। फ्यूचर में क्या रोल है? द पर्सनल मैनेजर शुड चेंज हिमसेल्फ विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये कह रहा है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, एक मैनेजर को अपने आप को चेंज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक मैनेजर के अंडर एक पूरी टीम होती है। अगर मैनेजर अपने आप को चेंज नहीं करेगा, तो वो अपनी पूरी टीम को अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, उन्हें अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शंस नहीं दे पाएगा। पर्सनल मैनेजमेंट हैज टू वर्क अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन ऑल एस्पेक्ट्स। कि जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, टेक्नोलॉजी के कारण उनके वर्किंग की कंडीशन चेंज हुई, सारी चीजें चेंज हुई, तो एक मैनेजर का वो रोल बनता है कि वो सारी ओवरऑल डेवलपमेंट को देखे, सिर्फ एक स्पेसिफिक डोमेन में ना देखे। पर्सनल मैनेजमेंट विल हैव टू वर्क अपॉन द एम्प्लॉइज वेलफेयर एंड सोसाइटी सोशल सिक्योरिटी। कि एक मैनेजर को एम्प्लॉय के बारे में तो देखना चाहिए, साथ में उसके फ्यूचर के बारे में। क्योंकि देखो, अगर एक एम्प्लॉय है वो तभी काम करेगा जब उसका प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर सिक्योर होएगा। अगर उसे लगेगा कंपनी आने वाले टाइम उसको निकाल दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो अपने उसका माइंड डाइवर्ट रहेगा, अपनी अच्छी तरीके से प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा। ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैज टू वर्क अपॉन ट्रेनिंग एंड रिसर्च नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उसकी एम्प्लॉय की ट्रेनिंग को देखना, सब कुछ हैंडल करना। क्यों? क्योंकि अगर एम्प्लॉय प्रॉपर से ट्रेन होंगे, प्रॉपर काम करेंगे, सारी चीजें अच्छे तरीके से करेंगे, तभी उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज होगी। पर्सनल मैनेजमेंट विल हैव टू यूज मोर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स बेनिफिट्स। देखो, हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में अब तक का पढ़ते ही आए हैं बार बार कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब उसके साथ क्या लगा दिया हमने, इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात करना चाह रहे हैं। Human resource information system is an information system of managed service that provide a single centralized view of data that human resource management require for the compiling human resource process। कि जो पहले प्रोसेस होता था, सिर्फ उसको क्या कर दिया इन्होंने, टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया। जो आपका मैनुअल काम था, अब वो सारा सारा सॉफ्टवेयर के थ्रू होएगा। और इसमें क्या क्या था, इंक्लूड्स रिक्रूटिंग, एप्लीकेशन ट्रैकिंग, पेरोल टाइम एंड अटेंडेंस, परफॉर्मेंस, मींस जो भी आपका सारे काम से अब सारे के सारे कंप्यूटर के थ्रू होने हैं। Human resource information system satisfy the data information needed for the human resource management. Human resource information system helps in keep track of important static information about the employees like address, social security, members, numbers, tax, status, department information, etc. अब एक आप इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेन कर रहे हो, उसका क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? एक तो जो से आपकी रूटीन, देखो, जो काम रिपीटिव नेचर के हैं वो सारे सारे आप कंप्यूटर के थ्रू कर दोगे, तो इजी रहेगा। और उससे आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट भी बचेगी आपकी। डे टू डे काम को आप ऑटोमेटिक कर दो। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल वर्क, कि पहले क्या होता था कि जो वेरियस डिपार्टमेंट्स थे उनके अलग अलग सारे काम होते थे। लेकिन अब क्या हो गया आने वाले टाइम में, कि जैसे आप फाइनेंस वाले को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मिनट में कंप्यूटर में डालेंगे, ह्यूमन रिसोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे, उनके पास एक्सेस होता है। अब
पहले क्या होता था कि एक बंदे को भेजेंगे, वो डिपार्टमेंट में जाएगा, फाइल को लेके आएगा, ये सारे काम करना पड़ता था। एलोकेट देयर टाइम टुवर्ड्स मोर इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज प्रोग्राम इशू। अब वो अपना सारा टाइम कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पे दे सकते हैं। पहले वो सारा काम रोज के काम करने में लगा देते थे, जो सा इतना नेसेसरी नहीं होता था, बस एक स्टेप्स होते थे वो फॉलो करने होते थे। लेकिन अब वो सारा काम कंप्यूटर के थ्रू होएगा, तो उन्हें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं होगी। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, कीप डेटाबेस बैकअप्स एंड सिक्योर एंड सेपरेट लोकेशंस। कि आप सारे डाटा को एक लोकेशन पे मत रखिए। बाय चांस किसी दिन फायर होगी या फ्लड आ गया आपके लोकेशन पे, कुछ भी आ गया, तो वो क्या होगा, जब आपकी बिल्डिंग पूरी इफेक्ट होगी तो आपका सारा डाटा खत्म हो जाएगा। ये कह रहा है कि आप अपने डाटा के बैकअप भी रखिए और सेवरल लोकेशंस पे, कि यदि कोई भी किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के कारण कुछ भी इफेक्ट होता है, तो आपका दूसरी तरफ डाटा सिक्योर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब इसके ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम। टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रहेगी, क्योंकि रियल टाइम पे हम इन्फॉर्मेशन डालेंगे, वो सारे सर्वर पे अपडेट हो जाएगी। सारे सर्वर क्या होते हैं, सेंट्रलाइज्ड होते हैं। डुप्लीकेशन नहीं होगी कोई भी, क्यों, क्योंकि सारा काम, अगर कोई भी एंट्री डुप्लीकेट होगी तो वो तुरंत सॉफ्टवेयर रिफ्लेक्ट कर देगा। टू क्रिएट अ डाटाबेस टू यूज वेरियस पॉइंट्स, डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्पफुल रहेगा। अलोंग विद रिपोर्टिंग, सारी रिपोर्टिंग भी हो जाएगी इसके थ्रू। क्योंकि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं टैली। टैली में क्या होता है, आप जनरल एंट्री डालिए, आपका लेजर ट्रायल बैलेंस सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाता है, बैलेंस शीट आपकी बन के आ जाती है। इंटीग्रेशन विद पेरोल एंड अदर कंपनी फाइनेंस। देखो, एक ये ह्यूमन रिसोर्स का है, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर इम्प्लॉयज का सारा बायोडाटा। एक इम्प्लॉयज को सैलरी पे करनी है। अब ये सैलरी किससे लिंक होती है, फाइनेंस वालों से। फाइनेंस वालों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो क्विकली नहीं मिल जाएगी। नीड टू ट्रैक एंड एनालाइज, कि कभी भी इन्हें ट्रैक करना, एनालाइज करना, उसके अंदर काफी हेल्पफुल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन? ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, लिमिटेशंस। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन के हम पढ़ के आए सिस्टम इज अ मेथड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन सारा डाटा कलेक्ट करता है, उसको एनालाइज करने का काम आता है, रिपोर्ट्स बन जाती है क्विकली अबाउट पीपल, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने बंदे काम कर रहे हैं, किस टाइप की जॉब कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली डाटा बेस सिस्टम, कि ये पूरा डाटा है, आपका कंप्यूटर में सारा इंफॉर्मेशन स्टोर है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक्यूरेट, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब डिटेल, ऑनगोइंग इंफॉर्मेशन सिस्टम अबाउट पीपल एंड जॉब्स, टू सप्लाई अप टू डेट इंफॉर्मेशन एट ए रीजनेबल कॉस्ट, कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन है वो रियल टाइम बेसिस पे स्टोर रहेगी। टू ऑफर डाटा सिक्योरिटी एंड पर्सनल प्राइवेसी, कि आपको प्राइवेसी, क्योंकि देखो आप ये नहीं कि कोई भी इंप्लॉय जाके सारा डाटा चेंज कर देगा, क्योंकि ऊपर से एसेस ग्रांटेड होते हैं। कोई बंदा सिर्फ देख सकता है, किसी के पास सिर्फ प्रिंट का होता है, किसी के पास चेंज का होता है, चेंज का बहुत कम लोगों के पास होता है। तो इस तरीके से फंक्शंस क्या क्या, रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन, कि हमें जब भी देखो, अगर कंपनी में रिक्रूटमेंट है, किसी इंप्लॉय की जरूरत है, तो कंपनी अपना डाटा बेस खोल लेगी, मिनट में देख लेगी हमारे पास कैसे है। यदि कंपनी को लगता है कि थोड़े टाइम की जरूरत है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो वो अपने करंट इंप्लॉय में से देख के उसको बुला लेगी, डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर देगी। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन, मैन पावर प्लानिंग, ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन, हेल्थ इंफॉर्मेशन, अप्रेजल इंफॉर्मेशन, पेरोल इंफॉर्मेशन, पर्सनल रिसर्च इंफॉर्मेशन। फंक्शंस का क्या, कि मतलब ये सारी की सारी, हम सारी की सारी उसकी इंफॉर्मेशन को एक जगह पे रिकॉर्ड कर पाएंगे। ये किस लिए कर रहे हैं, ताकि कॉस्ट भी कम रहे और हमें इंफॉर्मेशन रियल टाइम पे चाहिए होगी, वो फ्यूचर में जाके हमारी हेल्प भी करे। लिमिटेशन, देखो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में देखो सबसे पहले आपको अगर लिमिटेशन लिखना पड़ जाए, कॉस्टली, एक फ्रॉड का लिख देना कि साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा हो जाए, सर्वर्स पे अटैक, जैसे आजकल हम सुनने में आ रहे हैं एम्स के सर्वर पे अटैक हो गया। फॉर एप्लीकेशन, लार्ज स्केल कंप्यूटर लिटरेसी, कि आपको देखो एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव कब होएगा, जब आपको लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर चाहिए होंगे, तो सेकंड पॉइंट आपके ये बन के लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। एक रिक्वायर कंटिन्यूस अपडेटिंग, कि आपको कंटिन्यूस अपडेटिंग, आप इसमें और ये लिख सकते हो कि आपकी आईटी इंप्लॉयज की जरूरत होगी, और आईटी इंप्लॉयज की सैलरी बहुत ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डाउनसाइजिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसकी डेफिनेशन मेरे को लग रहा है आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नोट में आ भी सकता है, क्योंकि ले ऑफ को कॉन्सेप्ट आजकल काफी देखने को मिल रहा है हमें। डाउनसाइजिंग मीन्स रिडक्शन ऑफ अ कंपनी लेबर फोर्स। इट सिंपली मीन्स रिड्यूसिंग द साइज ऑफ अ कंपनी बाय एलिमिनेटिंग वर्कर्स डिवीजन विद इन द कंपनी। ये कह रहा है कि कंपनी के एम्प्लॉयज को निकालना है। क्यों, देखो दो रीजन हो सकते हैं, एक तो कंपनी के पास अभी इतना प्रॉफिटेबल नहीं रही, कंपनी के पास सैलरी देने के पैसे नहीं है। सेकंड क्या है, कंपनी के पास सरप्लस एम्प्लॉयज हो गए, कंपनी ने सोचा कि हमें, कंपनी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ह्यूमन रिसोर्स ने गलत इंटरप्रेट कर लिया, उसने ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर कर लिया, लेकिन वो ओवरबर्डन हो रहा कंपनी के लिए। कट दी कॉस्ट, हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज फॉर द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटिंग न्यू बिजनेस स्ट्रेटजी,
पहले कंपनी सारा मैनुअल काम करी थी, एक लिमिटेड एरिया था, लेकिन आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी के कारण ग्लोबल कंपटीशन आ गया। अब कंपनी ग्लोबल क्लाइंट्स को भी हैंडल कर रही है, तो उसके लिए न्यू बिजनेस स्ट्रेटेजी चाहिए, उसके लिए न्यू एम्प्लॉयज चाहिए। न्यू एम्प्लॉयज आएगी तो न्यू एनर्जी आएगी, तो न्यू एनर्जी को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी हमें। तो उस चीज के लिए इसने एग्जाम्पल दे रखा ओरेकल वाले का, लेकिन आप आजकल अमेजोन का दे सकते हो, फेसबुक का दे सकते हो, ट्विटर का दे सकते हो। तो तभी रोल ऑफ human resource management in downsizing. In human resource management, it means eliminating of certain jobs with a view to cut pay bill and improve work efficiently. इसमें क्या होता है, देखो एक ना कॉन्सेप्ट आता है होल ग्लास स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है, जैसे आपने होल ग्लास देखो इस तरीके का होता है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या कहता है ये कि मिड देखो लोअर लेवल पे हमें जितने वर्कर्स की पहले जो थी आज भी हमें चाहिए, मशीन आ गई सब कुछ आ गया, वर्कर डिक्रीज हो गए, लेकिन वर्कर्स की जरूरत अब भी है। लेकिन मिडिल लेवल का क्लरिकल वर्क होता था जो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते थे। अब एक डॉक्यूमेंट के लिए जैसे वेरियस वेरियस डिपार्टमेंट से पहले पता नहीं कितना अकाउंटेंट होते थे, लेकिन कंपनी में आज क्या टैली आ गया या ओरेकल आ गया या बहुत सारे हाई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गए। तो उसके कारण क्या हो रहा है, कुछ इंप्लॉइज लार्ज नंबर ऑफ इंप्लॉइज का काम कर देते हैं। तो मिडिल लेवल को इस तरीके से डिक्रीज करके दिखाया गया है। और हायर लेवल पे तो हमें चाहिए होते हैं, जितने पहले चाहिए थे डिसीजन मेकिंग के लिए उतने अब भी चाहिए। तो तभी करके कि मतलब कुछ जॉब्स को हमने एलिमिनेट कर दिया, किस लिए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी आने के कारण सारे उसमें मर्ज हो गई है। फंक्शंस क्या, फंक्शंस ऑफ सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेशन ऑफ डाउन सीजिंग बाय ह्यूमन रिसोर्स। आप इंप्लॉय को कम्युनिकेट कर दीजिए, क्योंकि इंप्लॉय फिर पहले से प्री प्लान देंगे। विन द स्पॉट ऑफ ट्रेड यूनियन, देखो आप लार्ज नंबर ऑफ इंप्लॉयज को निकालोगे तो ट्रेड यूनियन एकदम से स्ट्राइक कर देगी कि आप इतने इंप्लॉयज क्यों निकाल रहे हो। देखो आप अमेजोन ने सबने निकाले हैं, तो ये उसका एक गलत इंपैक्ट आता है इकोनॉमी पे। और उसके बाद आपने थोड़े टाइम बाद देखो टाटा की न्यूज आई थी। टाटा ने क्या किया, उन्होंने कहा था कि जो एम्प्लॉयज निकाले जा रहे हैं उनको हम हायर करेंगे। टेकिंग केयर ऑफ अनसर्टेनिटीज, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, आप उन्हें ट्रेनिंग दे दीजिए जिसके कारण वो नई कंपनी में जाके क्विकली जॉब ले सकें। प्लेस प्रोवाइडिंग आउट प्लेसमेंट सर्विस, कि आप उनको दूसरे फर्म्स में उनको जॉब प्रोवाइड करवा दीजिए। इसी के डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस स्कीम। देखो रिटायरमेंट से आपको समझ आ रहा होगा कि एक पर्सन को एक सर्टेन एज बाद जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है उसे रिटायरमेंट लेनी पड़ती है जॉब से। अगर वो रिटायरमेंट नहीं लेगा, आखिर तक काम करेगा, तो आने वाले न्यू जनरेशन को वर्क नहीं मिलेगा। तो तभी करके वॉलंटरी क्या है, जब कंपनी को लगता है कि हमारे पास ज्यादा इंप्लॉयज हो गया है या उन्हें लगता है कि हम पे करने की हालत में नहीं है, तो वो कुछ इंप्लॉयज क्या कर देते हैं, आप पहले ही रिटायरमेंट ले लीजिए। वो रिटायरमेंट कैसे, देखो पहले हम वॉलंटरी रिटायरमेंट इज adopted by a company that faces the problem of surplus labor. Such company has to remove extra workers. अब ये कब होता है, जब एक एम्प्लॉय ने अपने 10 ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट कर लियो या उसकी एज 40 से ज्यादा हो। दी वैकेंसी कॉज्ड बाय वॉलंटरी रिटायरमेंट इज नॉट फिल्ड अप। ये कह रहा है जिसने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ली है, ये नहीं कि वो कंपनी से पहले ले लेगा, क्योंकि वॉलंटरी में क्या होता है जितना उसका टेन्योर रहता है अभी, उसको कुछ कैलकुलेशन के बेसिस पे उसको पहले ही पैसा दे दिया जाता है। तो अब ये कह रहे हैं कि जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस ली है, वो ये नहीं कि अपनी इस कंपनी से रिटायरमेंट लिया वो दूसरी कंपनी में चले गए, वो दूसरी कंपनी में जॉब नहीं ले सकते। तो इसमें बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, what do you mean by employee empowerment? Why is employee empowerment important? Empowering of employees has become the major significant in light of the companies growing today at a fast pace. Do you agree? चलिए अब रीड करते हैं। Empowering of employment. It is an authority in taking and encouraging and allowing individuals to take personal responsibility for improving the way to do their job and contribute their organization goals. इसका मतलब क्या है, एक एम्प्लॉय को एक डिसीजन मेकिंग की पावर दे दो, कि जैसे एम्प्लॉय है उसको पता है 5 स्टेप में एक काम होएगा, लेकिन अपने एम्प्लॉय को कह दिया हाँ अगर तेरे पास कैपेबिलिटी है, अगर तू सोच सकता है, तो कुछ ना कुछ आइडिया ले तू 5 से 4 स्टेप कर दे, देखो हम एक्स्ट्रा पे करेंगे। क्यों, क्योंकि उसकी एबिलिटी है, उसकी सोचने की थिंकिंग है, लेकिन उससे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अब एम्प्लॉय के मन में क्या रहेगा कि मुझे एक टाइप का रिसर्च वर्क करना है। अब वो एक खुश होकर करेगा कि कंपनी मुझे पावर दे रही है। Empowered company should reflect the following characteristics. Everyone is the organization is valued. अब सबको पता है कि हमारे पास पावर है, हम सोच सकते हैं स्टेप्स को, तो हर को क्या लगेगा कि कंपनी हमें वैल्यू कर रही है, हमारी कुछ इज्जत है। Individual are considerably aware how it fits with the wider corporate goals. Culture is likely to be corporate and purposeful. Individual have their willingness to take personal responsibility, क्या हर एक को पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, और उन्हें रहेगा कि हाँ हम कुछ ना कुछ नए डेवलपमेंट्स करें ताकि सबके लिए एक अच्छा रहे।
एम्पावरिंग हैज बिकम सिग्निफिकेंट इन रिसेंट ईयर्स क्योंकि टर्बुलेंस इन एनवायरनमेंट द स्पीड ऑफ कॉम्पिटिटिव, क्योंकि आजकल स्किल्स की कुछ नहीं पता, कोई कंपनी कभी भी आगे आ रही है, कुछ ना कुछ नया डेवलप कर रही है, तो हर एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को अगर ओपन पावर देगी तो उनको ये रहेगा कि हमारी कंपनी में कभी ना कभी कुछ ऐसे डेवलपमेंट हो जाए कि अब तक हम भी आगे निकल जाए। द इम्पैक्ट इन डाउनसाइजिंग, ये सारे ओल्ड मेथड हो गया है, और ले ऑफ वगैरह करने के, अब कंपनी इस मेथड के थ्रू अपने एम्प्लॉयज को एम्पावरमेंट देके उन्हें मोटिवेट करना चाह रही है। ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर क्रॉस फंक्शनल वर्किंग, कि एक एम्प्लॉय पहले एक काम कर रहा था, अब जब उन्हें थिंकिंग की पावर दे दी तो वो हर एक बार, देखो आपको पता है कि आपको जाके एक काम करना है, लेकिन जब आपके माइंड में थिंकिंग पावर है तो आप दूसरे के काम को ऑब्जर्व करके आप कहते हो हाँ तू ऐसे भी कर ले, तो इस तरीके से वो क्रॉस फंक्शनल हो सकता है। एक्सीलेंट मैनेजमेंट टैलेंट इज इंक्रीजिंग, मैनेजर टैलेंट भी इंक्रीज होगा, रिवर्सल ऑफ मैनेजर टैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द implications of employee empowerment for the better management of HR? इसकी implications क्या? कमिटेड, लॉयल एंड, देखो एक एम्प्लॉय है, जब आपने उसको थिंकिंग पावर दे दी या कुछ भी दे दी, उसे क्या रहेगा कि वो एक लॉयल रहेगा कंपनी के लिए। उसका रहेगा कि मैं दूसरे, अगर मैं कंपनी चेंज कर रहा हूँ कुछ पैसों के लिए, एक पोजीशन के लिए, क्या था वो मुझे वो पावर ना दे, फिर से मैं बस एक वो बन के रह जाऊं, कहते हैं ना वो बंधा हुआ, कि जो कंपनी ने कहा था बस मेरे को वही करना है। Engagement of the entrepreneurial traits and promote influence, improves productivity and reduce cost, better customer service। क्यों? क्योंकि जब एक एम्प्लॉय के पास डिसीजन पावर है, वो अपने स्टेप्स लगाएगा या कुछ भी करेगा, एक कस्टमर को अच्छी सर्विस देगा जब वो मन से खुश रहेगा। एंड रेजिंग चेंजेस, फील फ्री टू एक्सेप्ट चेंजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव एम्पावरमेंट ऑफ वर्कर्स? व्हाट एक्शन शुड बी टेकन बाय द मैनेजमेंट टू मेक एम्पावरमेंट इफेक्टिव? बैरियर्स का क्या? अथॉरिटाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, love for authority, fear of retribution by supervisors, fear of retribution by subordinates, dependency of subordinates, lack of trust, poor communications, fear, lack of training, lack of measurement, no directional of empowerment, lack of empowerment of working empowerment। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि देखो यहाँ पे क्या, ये अथॉराइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है कि अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड, डिसीजन आर टेकन एट द हायर लेवल्स, कि जैसे टॉप लेवल ही डिसीजन लेता है। अगर उनके मन में ये रहेगा कि हमने एम्प्लॉयज को पावर दे दी, हर एक एम्प्लॉय अपने आप को बॉस समझेगा, तो उनके मन में एक इन्फीरियरिटी डेवलप हो जाती है, तो वो चीज करना नहीं चाहते एम्प्लॉयज के मन में। लव फॉर अथॉरिटी, किसी पर्सन को रहता है कि सारी पावर हमारे हाथ में रहे, हुकूमत रहे हमारी। फियर ऑफ रेट्रीब्यूशन बाय सुपीरियर्स, कि अगर देखो आपने किसी को थिंकिंग की पावर दी, अब वो अपने स्टेप्स लगाने की सोचेगा, मिस्टेक होने का चांस रहेगा। अब एक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड किस पे जाएगी? मैनेजर। अगर मैनेजर के मन में रहेगा कि मुझे ऊपर से डांट पड़ेगी कि कोई स्टेप गलत हो गया, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, तो उसके कारण वो ये चाहेगा ही नहीं। लैक ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट नहीं है, फियर है, लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ मेजरमेंट, ये सारे पॉइंट कॉमन ही आ गए। हाउ टू मेक एम्प्लॉय एम्पावरमेंट इफेक्टिव, कैसे करेंगे? आप डेलीगेट टास्क क्लियरली एंड कंसाइजली, कि आप जो भी डेलीगेट करो काम को अच्छे तरीके से करें, टॉप मैनेजमेंट का फेवर रहे, ट्रस्ट रहे, शेयरिंग लीडरशिप विजन एंड द गोल एंड डायरेक्शन, डेलीगेट अथॉरिटी एंड इम्पैक्ट अपॉर्चुनिटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन एम्पावरमेंट एंड एम्पावरिंग ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट क्या होता है? जब आप एक एम्प्लॉय को सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग देयर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन टास्क। क्या आप एक एम्प्लॉय को कह रहे हो हाँ भाई तू काम कर रहा है, तू काम कर, लेकिन करते करते काम के बारे में सोच कि जो काम तेरे को करने में 10 मिनट लग रही है, अगर तू इस काम को 8 मिनट में कैसे कर सकता है। देखो वो 10 मिनट का काम भी किसी एक्सपर्ट ने दिया होगा, लेकिन जब एक एम्प्लॉय करेगा वो बेटर डिसीजन लेके आएगा कि इस काम को हम इस तरीके से करें, टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि 2 मिनट भी कंपनी के लिए पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट रहे। और एम्पावरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को ऑटोनॉमी दे रही है, उन्हें थिंकिंग करने की पावर दे रही है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम एम्पावरिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, स्टेटेड बेनिफिट्स, चैलेंजेस टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या होता है? जब एक कंपनी का वर्कफोर्स होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। किस टाइप में हो सकता है? एज, आपने यंगस्टर भी ले रखे हैं, ओल्ड एज भी ले रखे हैं, मिडिल एज भी ले रखे हैं। रेसिस ना, एशियन है, अमेरिकन है, अलग अलग टाइप के रेशंस हो गए। या अपने जेंडर के बेसिस पे आज अभी थोड़ा टाइम पहले क्या आया था, एक एप्पल है, एप्पल अपने साउथ में कोई फैक्ट्री खोल दिया, उसमें सिर्फ फीमेल को ही हायर कर दिए हैं।
कि फीमेल ही पूरी इंडस्ट्री को रन करेंगे, तो इस बेसिस पे अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? इंक्रीजेस अडेप्टेबिलिटी, वाइड सर्विस रेंज, कि एक एम्प्लॉय को डिफरेंट बैकग्राउंड से अगर डिफरेंट एक्सपीरियंस होंगे तो उस चीज को हम यूज कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ व्यू पॉइंट्स, देखो हर एक बंदे का अपना व्यू पॉइंट अलग होता है, जब आप डाइवर्सिटी अलग अलग ले आए तो आपके पास व्यू पॉइंट्स को तो कोई कमी नहीं रहेगी। इफेक्टिव एग्जीक्यूशन, कि हर एक पर्सन अपने टीम को मोटिवेट करेगा अलग अलग तरीके से। चैलेंजेस क्या है? अनएग्जामिन्ड अजम्पशंस, लैक्स कोहेसिवनेस, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, कि कई बार लोगों के मन में इन्फेक्ट आ जाते हैं, वो कहते हैं, कई बार होता है ना कास्ट बेसिस पे कई लोग लेके अड़ जाते हैं कि नहीं ये छोटी जात का ये वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, कंपनी में हर एक एम्प्लॉय को इक्वल ट्रीट किया जाता है। मिसट्रस्ट एंड टेंशन, स्टीरियोटाइपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग क्या होता है? जब आप अपना काम खुद ना करके आउटसोर्स एजेंसी को हायर करते हो कि भाई हाँ तू हमारा काम कर दे। ये किस लिए किया जाता है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि वो काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ छोटा मोटा काम है। देखो, कॉस्ट सेविंग, हाँ कंपनी में जैसे एक कंपनी है, उसके अंदर फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, और भी वेरियस टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट बने हुए हैं। एक ह्यूमन रिसोर्स का आपने अलग से बना दिया, उसके लिए आपको अलग से एम्प्लॉय चाहिए, वो चाहिए। उसकी जगह आप आउटसाइड एजेंसी को कहोगे भाई हमें इतने एम्प्लॉय चाहिए, वो चाहिए, वो सारा काम कर देंगे, तो आपके ओवरहेड बच जाएंगे। पेरोल एंड अकाउंटिंग स्टाफ, आपको स्टाफ की नीड होती है हर एक काम के लिए, अब आपने आउटसोर्स कर दिया, सिर्फ कुछ पैसे देने स्टाफ को हायर करने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल टैलेंट, आप जब आउटसाइड एजेंसी को हायर करोगे तो वो आपको बेटर काम करके देंगे। रिस्क मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, रिसोर्स रिड्यूसेस एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्सपेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स, हेल्प विद कंप्लायंस। क्या क्या आउटसोर्सिंग के क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? कॉस्ट सेविंग, स्टाफ को कम रखना पड़ेगा, पेरोल एंड अकाउंटिंग स्टाफ, ग्लोबल टैलेंट, रिस्क को मैनेज करने की क्षमता आएगी। रिस्क मैनेजमेंट कैसे? क्योंकि लेबर लॉस कीप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द बिजनेस टू रिमेन अप टू डेट। और आउटसोर्स एजेंसी, जब ये आउटसोर्स एजेंसी क्या होता है, वो एक काम को स्पेसिफिक डोमेन में करती है, तो उन्हें डेली डेली पता होता है लॉज के बारे में, तो वो हर एक लॉज को वो अप्लाई करेगी। एम्प्लॉय डेवलपमेंट रिड्यूसेस एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंस, हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स, वो हेल्प विद कंप्लायंस, कि उन्हें सारे लॉज के बारे में पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Explain the code concept of human resource ethics. What is code of ethics is essential for the human resource management. Ethics क्या होता है? एक प्रिंसिपल, जैसे आपको पता है ये काम गलत है या ये काम सही है, आपके अकॉर्डिंग, तो वो आपके अकॉर्डिंग क्या होगी? आपके एथिक्स, आपकी मोरल वैल्यूज। ऐसे ethics in human resource management are the policies and values that serve as the operational guidelines for the management of people at work. कि जो काम कर रहे हैं, आप उसके लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाइए जो उनके हित में हो, जो उनके काम आए, बेनिफिशियल रहे। एथिकल, a human resource manager should ensure information sharing a general requisite level so that pivotal information should not be leaked within an organization, कि सारी इंफॉर्मेशन सही रहे, कभी भी लीक ना हो। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? प्रमोट गुड पब्लिक इमेज, एक इमेज अच्छी रहेगी कंपनी की। कई बार क्या होता है, कंपनी का डाटा लीक हो जाता है, तो उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी मार्केट में डिक्रीज हो जाती है। मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जब एथिक्स होंगे, एथिक्स को पता होगा आपकी मोरल वैल्यूज क्या है, आपका काम अच्छे तरीके से होगा। हेल्प इन मेंटेनिंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रॉपर एंड रिलेशनशिप, बूस्ट मोरल एंड प्रॉपर टीम वर्क। थैंक यू गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा, एंड बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।